We'll start the session and first we'll revise everything जो भी हमने अभी तक किया था. In case of any doubts, either you can ask me directly or put it in your chats. Okay. So we started with studying कि SEO, AEO and GEO क्या होता है. SEO is search engine optimization, AEO is answer engine, and GEO is geo targeted optimization. When we come to SEO, तो उसके तीन parts होते हैं, which is on page, off page and technical SEO. जब हम ऑन पेज में आते हैं तो ऑन पेज की जो चीजें होती हैं वो होती है मेटा डेटा, जिसमें आता है मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन. सेकंड इज कंटेंट, यानी कि जो भी चीजें, जो भी कंटेंट, जो भी ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, एनी कंटेंट जो भी हमको वेबसाइट पर दिख रहा है. एंड देन वी कम टू इंटरनल लिंक्स. उसके बाद आता है ऑफ पेज. ऑफ पेज मीन बैकलिंक, सोशल शेयर एंड ब्रांड मेंशन. हमने डिस्कस किया था कि व्हेन एक कोई वेबसाइट है and that is providing a link to some other website, that is known as backlink. And जब वो सिर्फ mention कर रही है but link provide नहीं कर रही है, that is known as brand mention. Then we come on to technical SEO. Technical SEO is something जो usually एक developer solve करता है, but being a marketer you need to understand the basics of it so that you can ask the developer to do stuff, and when that is done, so you know what to check and how to check. So टेक्निकल एसईओ का दो बहुत बड़े एलिमेंट्स होते हैं. नंबर वन इज साइट स्पीड एंड नंबर टू इज मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस. व्हेन आई से साइट स्पीड आई मीन कि जब भी हम किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो वो वेबसाइट कितनी जल्दी लोड होती है. ना पॉइंट टू नोट इज कि अगर वेबसाइट जल्दी लोड नहीं होगी, नोबडी इज गोइंग टू स्टे. आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है और इतने सारे वेबसाइट्स है कि अगर एक नहीं चलेगी तो हम दूसरे पे जाएंगे. वी आर नॉट गोइंग टू वेट. सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी साइट की जो स्पीड है वो काफी अच्छी हो. अब साइट स्पीड हम कहाँ से चेक करते हैं? साइट स्पीड हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स. वो हमको बताता है कि मोबाइल पे और डेस्कटॉप पे स्पेसिफिकली कहाँ कौन सी कितनी स्पीड है. नेक्स्ट कम्स टू मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस. मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस क्या है कि आजकल 95 टू 99% ऑफ द यूजर्स जो होते हैं वो मोबाइल से आते हैं. बिकॉज नोबडी बिकॉज समटाइम्स कोई ट्रैवल कर रहा है, समटाइम्स कोई कहाँ है कोई कहाँ नहीं है. सो एवरीबडी प्रेफर्स कि वो अपने मोबाइल से वेबसाइट पे जाएं. दैट इज वाई आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल के लिए कम्प्लीटली ऑप्टिमाइज होनी चाहिए. यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी मोबाइल पे स्पीड कम है, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एलिमेंट्स मिसिंग है, कोई इमेजेस नहीं आ रही हैं. यू हैव टू मेक श्योर दैट आपकी साइट लाइव जाने से पहले एवरी डे आपकी जो वेबसाइट है उसकी मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस इज एट प्लेस. अगेन एज आई सेड, ये सारी चीजें डेवलपर सॉर्ट करेगा, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो हाउ टू चेक ऑल ऑफ दिस स्टफ. Any doubt in SEO, guys? Then let's move to AEO. What is AEO? AEO is basically answer engine optimization. इसमें क्या होता है? Answer engine optimization means when the content is in the form of questions and answers. When the content is in form of questions and answers, that is known as answer engine optimization. इसमें हमने एक एग्जांपल देखा था कि when we search for how to boil an egg, सबसे पहले एआई का जो आंसर है वो आ जाता है ऊपर, एंड देन ऑल द जितने भी आपके जितने भी आपके सारे वो हैं वो आ जाते हैं. जो भी ब्लॉग आपको बताते हैं कि व्हाट इज हाउ डू यू बॉयल एन एग इन अ चिकन, वो सारे आ जाते हैं ऊपर. तो दैट इज एईओ. अब एईओ की तीन चीजें क्या होती हैं? सबसे पहला होता है क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट. उसके बाद होता है नेचुरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर. एंड तीसरा होता है एफएक्यूज, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. फर्स्ट ये होता है कि अगर आपको कभी भी एईओ करना है तो हमेशा यू हैव टू पुट इन
क्वेश्चन एंड आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए, आप सिंपली एक पैराग्राफ लिख देते हो, आपका जो भी कंटेंट है वो एक क्वेश्चन का जवाब दे रहा होना चाहिए। देन वी हैव नेचुरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर, यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए आंसर्स का, दैट शुड बी वेरी सिंपल। इट शुड बी इन पॉइंटर्स, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं होने चाहिए, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं होने चाहिए, इट शुड बी वेरी सिंपल एंड प्लेन, एंड इट शुड बी इन पॉइंटर्स। एंड लास्ट इज FAQ, which means frequently asked questions। आपके वेबसाइट के हर पेज पे देयर शुड बी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी कि ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे ऑलमोस्ट हर वेबसाइट पे होते हैं, जहाँ पे जो भी आपका जो भी वेबसाइट देखने के बाद जो भी एक कॉमन क्वेश्चंस एक जो यूजर को आ सकते हैं वो वहाँ पे लिस्टेड होते हैं। अगेन एंड सिंस दे आर क्वेश्चंस, दे उनका क्वेश्चन और आंसर दोनों का होता है। सो FAQs हेल्प यू अ लॉट विद आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। Guys, anybody have any doubt? For the voice part, Divya, I think it's better now. If nahi hai, to let me know. Yes, ma'am. Now it is. It's perfect, Pali. You can continue your session. Thanks. Okay. Okay. Guys, if there are any doubts, please put in the chat box. Okay, then we'll move to GEO. GEO is Geo Targeted Optimization. Very simple, जैसे उसका नाम है, यानी कि जियो टारगेटेड। दैट मीन्स कि GEO जब तब हम करते हैं जब हम एक पर्टिकुलर जगह को टारगेट कर रहे हैं, जब हम एक पर्टिकुलर प्लेस को टारगेट कर रहे हैं। GEO स्पेसिफिकली हम उन लोग उस निशेस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल, जो एक ही एरिया में केटर करते हैं, वो बाहर के एरिया से केटर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इफ स्कूल इज इन मुंबई, तो अगर हम उसको जयपुर और अदर एरिया में टारगेट करें, दैट मेक्स नो सेंस, बिकॉज इतनी दूर से कोई भी स्कूल में नहीं आने वाला until and unless they are going to kind of transfer or anything, or they are shifting cities, उसमें भी they are going to search जहाँ वो जा रहे हैं। So अगर कोई स्कूल मुंबई में है, you're going to market it in Mumbai only and not anywhere else. That is known as geo-targeted optimization. Now, let's talk about the differences between SEO, AEO and GEO. सबसे पहले क्या होता है, SEO फोकस करता है सर्च रैंकिंग्स के ऊपर, AEO फोकस करता है आंसर्स के ऊपर, एंड GEO फोकस करता है लोकल टारगेटिंग के ऊपर। सो दैट मीन्स हमारी जो तीनों चीजें हैं वो अलग अलग चीजों के ऊपर फोकस करती है। देन कम्स टू सर्च टाइप। SEO में टेक्स्ट बेस्ड सर्चेस होती हैं, AEO में वॉइस, वॉइस या फिर आपने देखा है आजकल वॉइस का भी सर्च है। सो पीपल कैन सर्च थ्रू वॉइस ऑल्सो, एंड यू कैन ऑब्वियसली टाइप तो आप स्टार्टिंग से ही कर सकते हो, नो क्वेश्चन, बट आप वॉइस के थ्रू भी अगर कोई लंबा क्वेश्चन से यू कैन पुट इन दैट। एंड GEO क्या होता है, लोकेशन बेस्ड। नाउ व्हाट इज GEO? अगर मैंने सर्च करा है बेस्ट प्री स्कूल इन मुंबई, सो आई विल गेट अ मैप लिस्ट, पूरी लिस्ट आ जाएगी मैप की, कि ये ऐसा है और ये स्कूल वैसा है, इसकी रिव्यूज एंड रेटिंग्स इतनी है, इसका एड्रेस ये है। देन जब हम आउटपुट की बात करते हैं, जब हम SEO का कोई भी एक कीवर्ड सर्च करते हैं, तो हमको बहुत सारे वेबसाइट्स के या वेब पेजेस के लिस्ट अपलोड हो जाता है। जब हम AEO यानी कि कोई क्वेश्चन सर्च करते हैं, तो हमको आंसर्स दिखते हैं। अब जब हम GEO में सर्च करते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तब हमको मैप की पूरी एक लिस्ट दिखती है, यानी कि सब कुछ की कौन से 5 स्कूल हैं जो बेटर है, कौन से नहीं है, एंड एवरीथिंग। दैट इज नोन एज GEO. So guys, these are the differences between SEO, AEO and GEO. Then we talk about search engine factors. सर्च इंजन फैक्टर्स के, सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? देखो, जो हमारा सर्च इंजन है, लेट्स से हम गूगल की बात लेके चलते हैं, तो जब हम गूगल की बात लेके चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब भी हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, तो हमारे पास एक ऑर्डर में वेबसाइट आती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ऑल ऑफ दैट। तो अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि गूगल इन सारे वेबसाइट्स को ऐसे ऑर्डर में क्यों डालता है, क्यों फर्स्ट वाला इज ऑन फर्स्ट एंड द लास्ट वन इज ऑन द लास्ट वन, व्हाई नॉट द लास्ट
is on the first one. It is very important to understand कि गूगल ऐसे क्या फैक्टर्स यूज कर रहा है जिसके हेल्प से इट इज अंडरस्टैंडिंग कि उसको कौन से वेबसाइट्स को पहले प्लेस करना है, कौन से वेबसाइट्स को बाद में प्लेस करना है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड. अब ये इसके पीछे फैक्टर्स होते हैं. फैक्टर्स का मतलब है कि जब भी कोई रैंक कर रहा है किसी भी वेबसाइट को, तो वो तीन फैक्टर्स को ध्यान रखता है. सबसे पहला होता है क्रॉलिंग. क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, हमने उस दिन भी पढ़ा था. क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, क्रॉलिंग का मतलब ये होता है कि गूगल जो है वो अपने बॉट्स को भेजता है. लेट्स से अब आपने देखा होगा कि गूगल हैज ऑलवेज अपडेटेड इटसेल्फ विद द न्यू इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग. सो नाउ अब गूगल को कैसे पता अगर कोई वेबसाइट नहीं आ रही है गूगल पे, तो हाउ वुड गूगल नो दैट इट इज अ न्यू वेबसाइट. तो हाउ डज गूगल नो इज कि जब गूगल क्या करता है, एवरी नाउ एंड देन अपने जो बॉट्स हैं उनको भेजता है ये डिस्कवर करने के लिए कि कौन से नए पेजेस आए हैं, या दैट मीन्स कौन से नए वेबसाइट्स आई हैं और कौन से पुराने जो पेजेस थे वो अपडेट हुए. तो क्रॉलिंग इज बेसिकली व्हाट, क्रॉलिंग का ये काम है कि वो जाए, उसमें जो बॉट्स हैं वो जाए. दिस इज नॉट अ ह्यूमन प्रोसेस, इट इज ऑल अ बॉट प्रोसेस जिसमें द बॉट्स गो एंड डिस्कवर कि इंटरनेट पे कौन सा नया कंटेंट हैज कम इनटू प्लेस. दिस इज नोन एज क्रॉलिंग. देन वी कम ऑन टू इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग मीन्स कि जो भी उसको कंटेंट मिलता है वो सारा कंटेंट वो एक सर्च इंजन डेटाबेस में ऑर्गेनाइज करके रख देता है. इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग इज सिंपली जो भी कंटेंट डिस्कवर हुआ है उसको हम एक डेटाबेस में स्टोर करके रख देते हैं, सो दैट व्हेन इट्स टाइम वी कैन सी थ्रू द डेटाबेस. उसके बाद आता है थर्ड प्रोसेस इज रैंकिंग. अब इस डेटाबेस में से कौन से रिजल्ट को फर्स्ट दिखाना है और कौन से रिजल्ट को सेकंड, वो डिसाइड होता है. नाउ रैंकिंग डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, बट ये दिस इज द प्रोसेस व्हिच इट फॉलोज व्हेन समथिंग हैज टू बी रैंक्ड. फर्स्ट इज क्रॉलिंग, सेकंड इज इंडेक्सिंग एंड थर्ड इज रैंकिंग. अब उसके बाद आता है सर्च इंजन एल्गोरिथम्स क्या होती हैं. यानी कि एल्गोरिथम्स मतलब कि जब भी सर्च इंजन को रैंक करना है किसी भी पेज को, तो वो कौन सी एल्गोरिथम यूज करता है, कौन से रूल्स यूज करता है. यानी कि अब ऐसा तो वो बन नहीं सकता कि उसने किसी को भी फर्स्ट पे डाल दिया, किसी को भी सेकंड पे डाल दिया. नो, दिस इज नेवर द केस. व्हाट हैपेंस इट वेरी केयरफुली, उसके बहुत सारे उसके अपने फैक्टर्स होते हैं जिनको यूज करके व्हाट इट डज इट, जिनको यूज करके वो ये डिसाइड करता है कि कौन से पेजेस को मुझे फर्स्ट पे लाना है और कौन से पेज को मुझे सेकंड पे लाना है. नाउ सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि गूगल जो है वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपडेट करता है. हर वक्त गूगल कीप्स अपडेटिंग इटसेल्फ. तो क्या है, आपको अपने वेबसाइट को भी उसी हिसाब से अपडेट करना रहता है. इफ आप अपने वेबसाइट को अपडेट नहीं करते हो, सो यू इनकर पेनल्टीज. उसके वजह से आपकी जो वेबसाइट है वो डाउन चली जाती है. बट ये जितने भी अपडेट्स आते हैं, अगर आप इन सारे अपडेट्स को फॉलो करते हो तो आपकी जो वेबसाइट है वो ऊपर रहती है. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो अभी तक हैव कम इन गूगल. ठीक है. Everybody can see my screen, right? Okay. So let's talk about कि कौन सी अपडेट कब आई थी एंड व्हाट वाज द ईयर एंड उस अपडेट का मतलब क्या था. ओके, सबसे पहले we'll talk about the year.
गाइस किसी को नहीं दिखे, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना प्लीज। we'll make a column and we'll talk about कौन से ईयर में वो अपडेट आई थी, उस अपडेट का नाम क्या था, एंड उस अपडेट का फोकस क्या था। ओके, सबसे पहले सबसे पुरानी होती है 2011 की अपडेट थी, जिसका नाम था पांडा अपडेट। नाउ दिस पांडा अपडेट, व्हाई वाज दिस एन अपडेट? इससे क्या करा था, जितनी भी वेबसाइट्स पे, जितनी भी वेबसाइट के ऊपर थिन और डुप्लीकेट कंटेंट था, इस अपडेट का फोकस क्या था? थिन और डुप्लीकेट कंटेंट। इस अपडेट से इन लोगों ने क्या किया था, जितनी भी वेबसाइट्स के ऊपर थिन और डुप्लीकेट कंटेंट था, तो इन लोगों ने उन सारी वेबसाइट्स को इधर पेनल्टी लगा दिया था, या फिर उनको टाइम दिया था दैट दे चेंज देयर कंटेंट एंड द कंटेंट शुड नॉट बी थिन। थिन कंटेंट का मतलब होता है पुअर क्वांटिटी कंटेंट। अगर आपका कंटेंट पुअर क्वालिटी का है, दैट मीन्स वो अपने आप को रिपीटेटिव कर रहा है, या फिर डुप्लीकेट कंटेंट है, दैट मीन्स इट इज टेकन फ्रॉम सम वेबसाइट, देन यू विल इंकर पांडा पेनल्टी। दैट इज वाई आज भी जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम हाई क्वालिटी कंटेंट यूज करें, हम प्लेजराइज या डुप्लीकेट कंटेंट नहीं यूज करें, बिकॉज द मोमेंट वी यूज दैट टाइप ऑफ कंटेंट हमारी वेबसाइट पे पेनल्टी लग जाएगी। एक बार एक अपडेट आ गई, दैट डजंट मीन्स कि वो उसी ईयर में आके चली गई, दैट स्टेज फॉर एवर until unless Google says कि now it is no more valid। तो अगर ऐसा नहीं होता है, तब तक वो जो अपडेट है वो वैलिड रहती है। एंड दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मेक श्योर करें, इवन अगर वो 2011 की अपडेट है, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, एंड उसके अकॉर्डिंगली ही हमारे वेबसाइट का कंटेंट होना चाहिए, या जो भी उसका फोकस है उसको हम अपने वेबसाइट में सॉल्व करके रखें, सो दैट हमारी वेबसाइट पे पेनल्टी नहीं लगे। So that is why, so what Panda they did was, जितनी भी वेबसाइट का थिन एंड डुप्लीकेट कंटेंट था, लेट्स से अगर कोई वेबसाइट फर्स्ट पे रैंक कर रही है, अब उस वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट है, किसी और वेबसाइट का कॉपी है, या फिर बहुत रेपिटेटिव कंटेंट है, तो उस वेबसाइट की उसने रैंकिंग गिरा दी थी, उसको फर्स्ट से हटा के उसने मे भी डाल दिया मानो 10th पोजीशन पे या सेकंड पेज पे, तो उससे क्या हुआ, रैंकिंग में काफी भारी और प्रॉब्लम हुई। और क्योंकि अगर रैंकिंग नहीं करेगी वेबसाइट की, रैंक डाउन चली जाएगी, तो ट्रैफिक भी नहीं आएगा। सबको क्लियर है? एनीबडी हैव एनी डाउट? Then next we have, then next in 2012 we saw Penguin update। Penguin update में क्या था कि पेंगुइन अपडेट में क्या था कि अगर हम अपने कंटेंट में बहुत सारे लिंक्स यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास, अब मैंने बताया था इंटरनल लिंक्स, जब हमारी फर्स्ट क्लास थी वी टॉक अबाउट इंटरनल लिंक्स। सो इंटरनल लिंक्स में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि अपने एक ब्लॉग से हम किसी को दूसरे ब्लॉग पे भेजते हैं, हमारी वेबसाइट के या थर्ड ब्लॉग्स पे भेजते हैं। अब क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज कि लेट्स से हमने एक ब्लॉग में प्राय 800-900 वर्ड्स का ब्लॉग है, उसमें हमने सिर्फ एक या दो बार ही लिंक्स यूज करा है, या लेट्स से 3 या 4 बार यूज करा है, सो दैट इज फाइन। बट हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग काइंड ऑफ, we are doing a kind of link use in every sentence, in every paragraph, that is known as penguin update। इसमें अब बहुत ज्यादा लिंक का जो है वो स्पैम कर रहे हो, जो कंटेंट है उसको आप स्पैम कर रहे हो लिंक्स में, सो दैट इज नोन एज पेंगुइन अपडेट, विच इज अगेन
अगर आपने ऐसा किया हुआ है अपने वेबसाइट पे एंड आपकी वेबसाइट अगर लेट्स से फर्स्ट पेज पे कहीं आ रही है, will comes to know तो गूगल पेनल्टी लगा देगा एंड इट विल मूव टू थर्ड पेज। सो यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट अगर आप कंटेंट हाई क्वालिटी भी यूज कर रहे हो तब भी आपको लिंक्स ना कहीं भी प्लेस नहीं करने। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि आप लिंक्स को कहाँ प्लेस कर रहे हो एंड लिंक्स को ज्यादा नहीं यूज करना है। जितनी जरूरत है सिर्फ वही हर सेंटेंस में या हर पैराग्राफ में एक लिंक लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, देन वी हैव 2013 में आई हुई थी हमिंग बर्ड अपडेट। तो हमिंग बर्ड अपडेट ने क्या फोकस किया? हमिंग अपडेट ने फोकस किया सिमेंटिक सर्च पे। अब समझो कि सिमेंटिक सर्च क्या होती है। पहले क्या होता था, यानी कि 2013 में इस अपडेट के आने से पहले गूगल क्या करता था, जो वर्ड्स आपने टाइप किए हैं अपने कीवर्ड्स, मतलब जो भी आपने जैसे आपने टाइप किया हाउ टू बॉयल एन एग, तो जिस वेबसाइट पे आ रहा है हाउ टू बॉयल एन एग, वो सिर्फ उसी वेबसाइट को दिखाएगा, वो और कोई वेबसाइट को नहीं दिखाएगा। राइट? अगर किसी का टाइटल है हाउ टू बॉयल एग्स, इस वेबसाइट को वो नहीं दिखाएगा। इफ आपने टाइप किया है एन एग तो वो एन एग वाले ही रिजल्ट्स दिखाएगा, वो हाउ टू बॉयल एग्स वाले रिजल्ट नहीं दिखाएगा। बट हमिंग बर्ड अपडेट के बाद क्या हुआ कि गूगल समझने लगा कि आप पूछना क्या चाहते हो, यानी कि when you are trying to ask how to boil an egg, you also mean how to boil multiple eggs together. तो गूगल started to understand कि आप क्या चाहते हो। वो एग्जैक्ट सर्च करने की बजाय आपकी सर्च को समझ के आपको बेटर रिजल्ट देने लगा। नाउ इससे इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ, गूगल को समझ में आया कि फुल सेंटेंसेस को कैसे समझते हैं। गूगल को क्वेश्चंस को बेटर समझ में आया और यूजर्स को ज्यादा करेक्ट रिजल्ट्स देने में हेल्प करा इस अपडेट ने। ओके, ये तीनों अपडेट्स में किसी को कुछ भी डाउट है सो प्लीज ले लेना। प्लीज इफ देयर इज अ डाउट लेट मी नो। Can you please explain thin and duplicate content again? व्हाट इज द डाउट इन दिस वन? As in, I did not understand. When do we use thin and यो duplicate content? ओके गाइस, लेट्स सी थिन एंड डुप्लीकेट कंटेंट वंस अगेन। थिन एंड डुप्लीकेट कंटेंट में क्या होता है कि जो आपका कंटेंट है वो एक ही चीज को बार बार बोल रहा है, नंबर वन, या फिर वो किसी और वेबसाइट से कॉपीड है, दैट इज नोन एज थिन एंड डुप्लीकेट कंटेंट। अब इसमें एक और चीज है, बहुत बार क्या होता है कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो वो बहुत ही जेनरिक कंटेंट है, पर्सनलाइज नहीं है। मतलब आपने बोला कि हाँ ये है वो है ऐसे ऐसे, बट यू आर नॉट पर्सनलाइजिंग इट अकॉर्डिंग टू द यूजर, दैट इज नोन एज थिन एंड डुप्लीकेट कंटेंट। वो कंटेंट का कोई मतलब नहीं है। इफ लेट्स से वी आर यू नो, अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अगर हम वो कंटेंट डाल रहे हैं, people are coming to the website, so that content is not good for them, that content is of no use to them, कोई मतलब नहीं है उसका। इट्स बेसिकली जेनरिक कंटेंट जो आपको आज के टाइम में चैट जीपीटी भी आराम से दे देगा। इट्स नथिंग वेरी नॉलेजेस एंड प्लस इट इज रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि यूजर चाह क्या रहा है।
It's not something new information. So are these updates still used? Yes, all of the updates that come in, they are used, and you have to make sure that even if it's a 2011 update, you are still keeping a hang of them, because if even if you still use duplicate content, Google is going to penalize you. Okay, So I guys, said, let's move on. Mhm. so there must be more updates also, right? Till 2025. Yeah, a lot of them. Okay. You have to keep making sure of the update, and there is a tool known as Google Search Console, on which usually you will get the notifications for all of such updates, and Google also emails. Okay. If there are any more questions, Meeta, you can put in the chat box. Now let's go to the next update, which came in 2015. This was known as Rank Brain Update. Now, what was Rank Brain Update? Rank Brain Update पे कैसा था कि Rank Brain Update ने गूगल को हेल्प किया नए और कंफ्यूजिंग सर्चेस को, यानी कि बहुत बार हम गूगल से कुछ पूछते हैं जो हमको ही पता नहीं होता है, a lot of times we ask stuff that we ourselves we don't know what it is and what it is not. क्या होता है कि हम वो पूछ तो लेते हैं थिंकिंग दैट गूगल विल आंसर, बट जब हमको ही नहीं पता है व्हाट वी आर वांटिंग, हाउ विल गूगल गिव अस एन आंसर, राइट? सो दैट इज व्हाई गूगल केम अप विद द रैंक ब्रेन अपडेट. अब रैंक ब्रेन अपडेट क्या थी? रैंक ब्रेन गूगल का एक अपना एआई इंटेलिजेंस सिस्टम था, जो गूगल को हेल्प करता था एक ह्यूमन की तरह थिंक करने में. हमारे लाइफ में एआई हैज कम नाउ, maybe 2-3 years back, maybe 4 years back. But in terms of people, it came very long back when Google used to use AI intelligence system जो उसको हेल्प करता था इन अंडरस्टैंडिंग जो भी गूगल सर्चेस है एक यूजर की, लाइक अ ह्यूमन, because until unless it understands what's जो रैंक ब्रेन था उसकी क्या जरूरत थी? रैंक ब्रेन की जरूरत ये थी कि वो आपको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करे जो खुद ह्यूमन की तरह सोचता है एंड देन गिव यू आंसर्स जो एक ह्यूमन को चाहिए होते हैं. दिस वाज रैंक ब्रेन अपडेट. नाउ रैंक ब्रेन अपडेट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थी, और इससे क्या हुआ था कि गूगल एक ह्यूमन की तरह सोचने लग गया था. जब वो किसी भी वेबसाइट का कंटेंट पढ़ता था, जब वो किसी भी वेबसाइट को रैंक करना चाहता था, तो इट यूज टू मेक श्योर कि इट इज ऑलवेज थिंकिंग फ्रॉम अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव, कि अगर कोई ह्यूमन ये कंटेंट पढ़ेगा तो क्या उसको सब समझ में आएगा, अगर कोई ह्यूमन ये कंटेंट पढ़ेगा तो क्या उसको ये सब पसंद आएगा. एंड दैट इज व्हाई a lot of websites had to change their content. A lot of websites had to अंडरस्टैंड कि कंटेंट को ऐसे कैसे लिखना है कि ह्यूमन इस कंटेंट को. So if you were to simply understand the rank brain means, रैंक ब्रेन का मतलब क्या होता है? रैंक ब्रेन का सिंपल सा मतलब है कि रैंक ब्रेन जो है वो गूगल का ब्रेन है दैट हेल्प्स इट इन अंडरस्टैंडिंग कि ह्यूमंस क्या सोचते हैं और उनको किस टाइप के सर्च चाहिए. दैट इज रैंक ब्रेन. Okay, next update is, so for people who cannot hear, Rank Brain is a kind of update in Google जो गूगल को ये समझने में हेल्प करता है कि ह्यूमंस किस तरीके से सोचते हैं, ह्यूमंस के आंसर को किस तरीके से हमको रिप्लाई करना है.
So if I were to put into the simplest of terms, rank brain is nothing else but Google का brain that helps Google in understanding कि उसको ह्यूमंस को क्या रिस्पॉन्सेस देने हैं और कितने एक्यूरेसी के साथ देने हैं. Now let's go on to port update. Port update is very important, extremely important update. ये आया था 2019 में. इसका क्या अपडेट था? इसमें ये मतलब था कि अब समझना एक बात, मेन वर्ड में जो गूगल था वो के सेंटेंसेस को समझने लग गया. एआई अंडरस्टैंडिंग में वो एआई यूज करने लग गया था. अब ये समझने के लिए कि हम और क्या चाहते हो. But BERT में all these three hummingbird, ranking and BERT are somewhere similar but different. But BERT में कैसे था? BERT में वो आपके सेंटेंस के पीछे के इंटेंट को नहीं, एक एक वर्ड को समझने लग गया था. यानी कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, हम यहाँ पे टाइप करते हैं मैंने यहाँ पे क्या टाइप करा, कैन यू गेट मेडिसिन फॉर समवन एट द फार्मेसी. अब अगर बर्थ अपडेट से पहले की बात होती तो गूगल ये समझता कि आप फार्मेसी पे या तो काम करने की बात कर रहे हो या आप फार्मेसी पे जाने की बात कर रहे हो. इट वुड हैव अंडरस्टूड दैट यू आर टॉकिंग समथिंग अबाउट गेट मेडिसिन इन फार्मेसी बट नॉट entirely. But with bird update, it understands that you have to buy medicine for somebody else. यानी कि bird update was responsible that helped Google in understanding each and every word of your sentence. इससे पहले के अपडेट्स क्या कर रहे थे, सिर्फ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो थे, यानी कि लेट्स से फार्मेसी और मेडिसिन, इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसको समझने की हेल्प कर रहे थे. बट वर्ड ने क्या करा, वर्ड ने गूगल को हेल्प करा कि पूरी की पूरी एक एक वर्ड को, कैन यू गेट, इंटायर वर्ड्स, पूरे सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड समझने में जिस अपडेट ने हेल्प करी है, दैट इज नोन एज वर्ड. सिर्फ कीवर्ड्स नहीं, इंटायर सेंटेंस गूगल समझ गया था. दैट वाज विद वर्ड इन 2019. Very important update that you have to make sure कि you know about it. अगर we have to differentiate between rank brain and BERT, तो रैंक ब्रेन ने क्या करा, रैंक ब्रेन ने गूगल को गेसिंग पावर दी. यानी कि अगर जब कोई कुछ कंफ्यूजिंग पूछ रहा है तो उसको उसका करेक्ट मीनिंग गेस करने की पावर दी. यानी कि उसको अपना ब्रेन दिया उसको लॉजिक अप्लाई करने के लिए. बट व्हेन वी टॉक बर्ट, तो बर्ट ने उसको हेल्प करी एक एक वर्ड को, एक सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड समझने की. दैट इज नोन एज बर्ट. प्लीज ये टेबल ड्रॉ कर लो एंड इफ देयर आर एनी डाउट्स लेट मी नो. नहीं तो वील डू अ लास्ट अपडेट एंड मूव ऑन. Guys, I want everybody to make this table, please. Once you're done making it, let me know in the chat box.
Guys, please ये टेबल को ड्रॉ करके एंड प्लीज राइट वन लाइनर्स ऑल्सो whatever you have understood so that you don't forget. Focus के अलावा भी please write a liner.
हाँ। अरे यार मेरे को वो कब लगाओगी भाई? तलवों में बोला था मैंने। तलवों तलवों में ये लगाने को बोला था ना। Manoj, mute yourself. ओके। Hey guys, everybody done with the table? Also, anybody has any doubts? Okay, great. Comes the last update. Not last actually, the very recent. ऐसा हो सकता है इसके बाद और भी updates हो, but these are the very important ones. So the update that came in 2022 was known as helpful content. अब इसमें क्या किया था? Wanted to इसका ये मतलब था कि जो आपका कंटेंट होना चाहिए, that should be helpful. Again, as I said, it should not be, uh, just content for the sake of content. It should be helpful content. इसमें जो आपका कंटेंट है वो ना दिखाना चाहिए कि इट्स फॉर द यूजर एंड कोई एक्सपर्ट है जिसने ये कंटेंट लिखा है, ना कि सिर्फ somebody who knows about it or whatever. But it should showcase that जिसने कंटेंट लिखा है, that is a real person and an expert in the field. That means जो कंटेंट है वो एक एक्सपर्टीज, एक अथॉरिटी शो करना चाहिए. It should not be some vague normal content, but content जो actually personalized है यूजर के लिए. Okay, so क्या है कंटेंट? यानी कि ये क्या करता है? ये प्रायोरिटाइज करता है हेल्पफुल कंटेंट को और ह्यूमन रिटन कंटेंट को. अब ये अपडेट क्यों आया? ये अपडेट इसलिए आया बिकॉज everybody started writing content with the help of ChatGPT, Claude, and all of that, right?
सो ये कंटेंट इसलिए आया, ये बताने के लिए कि आप जो चैट जीपीटी से कंटेंट लिखोगे या आप जो एआई से कंटेंट लिखोगे वो रैंक नहीं करेगा, राइट? सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट येट यूजफुल अपडेट, क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि एवरीबडी थॉट कि चलो चैट जीपीटी से लिख देंगे। अब चैट जीपीटी के पास तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, या जो भी उसको गूगल पे पढ़ रहा है तो वो कुछ दो लोगों को सेम कंटेंट दे सकता है, राइट? सो इस अपडेट ने क्या किया, इस अपडेट ने हेल्प किया ये समझने में लोगों को कि इस अपडेट ने ये समझने में हेल्प किया कि यू डू नॉट राइट डाउन कंटेंट थ्रू चैट जीपीटी, बट ह्यूमन कंटेंट जिसमें अथॉरिटी हो, जिसमें एक्सपर्टीज हो, और जो हेल्पफुल हो। ऐसा नहीं है बहुत ही जेनरिक कंटेंट हो। गाइस जितनी भी अपडेट आप देखोगे ना, उसमें मेजरली यही बात है कि जो कंटेंट है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होना चाहिए, जो कंटेंट है वो हेल्पफुल होना चाहिए, वो ह्यूमन बेस्ड होना चाहिए, राइट? सो ऑलवेज you have to make sure that कि आपका जो कंटेंट है वो कैसा है, वो इज द कंटेंट, हाउ इज यू नो वो क्या हेल्प कर रहा है या नहीं, वो चैट जीपीटी जनरेटेड तो नहीं है। सो जितना इम्पोर्टेंट आपके कीवर्ड्स हैं, आपकी बाकी सारी चीजें हैं, फिर कहीं 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका कंटेंट, एक्सट्रीमली कंटेंट। दैट इज व्हाई दे कॉल इट कि कंटेंट इज किंग। व्हाई? बिकॉज कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? सो ऐसे ही नहीं कहते हैं दैट कंटेंट इज द किंग। कंटेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेक श्योर दैट योर कंटेंट इज टॉप नॉच ऑलवेज। प्लीज ये एक रो और ऐड कर लो इन योर अपडेट्स एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। Now that updates are done, we will move towards an extremely important topic and update that came, which was Core Web Vitals. Okay. Now it's very important to understand कि Core Web Vitals क्या है. I will try to finish up, but I also want everybody to go home. पूरा वीक है, प्लीज कोर वेब वाइटल्स के बारे में खुद से भी पढ़ना, जो भी चीजें हुई हैं जो नहीं हुई हैं, so that we can have a discussion in the next class. अब कोर वेब वाइटल्स क्या है?
कोर वेब वाइटल्स बेसिकली एक सेट ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर्स है जो गूगल के एक वेब पेज में होने चाहिए। समझो, हमने ये देखा कि गूगल कौन कौन सी पेनल्टी लेके आता है, राइट? वी सॉ व्हाट आर पेनल्टीज गूगल इज कमिंग अप विथ, राइट? अब ये देखना इम्पोर्टेंट है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक एक वेब पेज पे होने चाहिए। व्हाट आर द फैक्टर्स जो एक वेब पेज पे होने चाहिए? दैट इज नोन एज कोर वेब वाइटल्स। सब डेफिनेशन लिख लेना। कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं? कोर वेब वाइटल्स एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो गूगल कंसिडर करता है एक पेज के ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस के लिए। गूगल वांट्स कि आपके ये जो फैक्टर्स हैं ये हर पेज में हो, तभी आपके पेज का जो एक्सपीरियंस है, जो यूजर एक्सपीरियंस है, वो बढ़िया होगा, तभी वो आपके वेबसाइट को रैंक करेगा। डज दैट मेक सेंस? किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोर वेब वाइटल्स में तीन की मेट्रिक्स होते हैं, राइट? कितने मेट्रिक्स होते हैं? तीन की मेट्रिक्स होते हैं। ये की मेट्रिक्स क्या करते हैं? ये हमारे की मेट्रिक्स होते हैं जो हमको ये समझने में हेल्प करते हैं कि हमारा जो पेज का एक्सपीरियंस है वो कितना अच्छा है। फर्स्ट होता है एलसीपी। एलसीपी का मतलब क्या होता है? लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज, यानी कि आपका जो मेन कंटेंट है। देखा है पेज पे एक सबसे ऊपर एक इमेज होती है, उसके नीचे फिर एक कंटेंट होता है नेविगेटिंग। तो एलसीपी क्या करता है? एलसीपी ये समझता है कि आपका जो मेन कंटेंट है, जो मेन आपके इमेजेस हैं या इम्पोर्टेंट कंटेंट है, वो कितनी देर में लोड होता है। गूगल की तरफ से जो गोल दिया हुआ है, दैट इज 2.5 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपका जो मेन कंटेंट है पेज का, वो लोड हो जाना चाहिए। प्लीज नोट, प्लीज इसको नोट भी करते जाओ। एलसीपी का मतलब क्या होता है? एलसीपी का मतलब है लार्जेस्ट कंटेंट पेंट, यानी कि जो आपके वेबसाइट का मेन कंटेंट है वो कितनी देर में लोड होता है। आइडियली इट शुड आल्सो लोड अंडर 2.5 सेकेंड्स। कोई डाउट? लेट्स से आई टेक दिस वेबसाइट। तो हमने पढ़ा था गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स कि हम उस पर जाके साइट की स्पीड दे सकते हैं, राइट? बट हम उस पर जाकर ये भी देख सकते हैं कि कितना हमारे कोर वेब वाइटल्स हैं। I paste this website here and I go to analyze it. Can you see? Can everybody see this? LCP, CLS जो भी हम पढ़ रहे हैं, all of that is here. So ये क्या मार्क करता है? ये जब ग्रीन में है that it is fine. When it is in yellow तो प्रॉब्लम है, and when it is on red तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। You have to make sure that it is always on green. तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो हमारा जो एलसीबी है वो इस वेबसाइट में क्या है? 2.5 सेकेंड से कम है, 2 सेकेंड्स है। दैट मीन्स दिस पासेस द एलसीपी चेक। गाइस इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज चैट बॉक्स में बता दो।
ओके, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, विच इज फर्स्ट इनपुट डिले। फर्स्ट इनपुट डिले का मतलब क्या होता है, कितनी जल्दी आपका जो वेबसाइट है उसमें कोई एक ऐसी चीज आती है जिसमें यूजर यानी कि वो स्क्रॉल कर सकता है। कुल मिला के कितनी जल्दी आपकी वेबसाइट लोड होने के बाद, मतलब लोड कितनी जल्दी में हो रही है, एंड हाउ सून कैन ए यूजर इंटरेक्ट यानी कि वो स्क्रॉल कर सकता है, क्लिक कर सकता है, कुछ भी इंगेज कर सकता है, कुछ भी इंटरेक्ट कर सकता है। तो फर्स्ट इनपुट डिले क्या बताता है, फर्स्ट इनपुट डिले ये बताता है कि कितना जल्दी एक यूजर इंटरेक्ट कर सकता है। दैट इज नोन एज फर्स्ट इनपुट डिले। गोल क्या है, इट शुड कम फ्रॉम 100 ms के पहले, राइट। अब जो हम वेबसाइट का देख रहे थे, इस वेबसाइट का FID, फर्स्ट इनपुट डिले इज FID। यहाँ पे FID इज नॉट देयर। अगेन अ पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत बार आपको यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं गूगल सर्च कंसोल में, दैट वी विल सी entirely in the next class. So you also have to make sure that it is below 100 ms. Third is CLS. CLS का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जो पेज है वो स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूजर ने एक जगह पे क्लिक किया, क्या हुआ, आपका वो जो एलिमेंट है वो हिल गया, या जो आपका कंटेंट है वो कहीं चला गया। अगर ऐसा होगा यानी कि जो आपका पेज है वो विजुअली स्टेबल नहीं है, तो उसका क्या मतलब है कि आपका जो CLS है उसमें प्रॉब्लम है। ये जो तीन फैक्टर्स हैं, LCP, FID, CLS, ये तीनों फैक्टर डिपेंड करते हैं कि जो वेबसाइट है कितनी जल्दी लोड हो रही है, कितनी जल्दी यूजर आपकी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, और वो अपनी स्टेबिलिटी तो लूज नहीं कर रही। तो अब क्या है, ये अगर तीनों फैक्टर्स परफेक्ट हैं तो आपका जो पेज है वो ऊपर आने के चांसेस ज्यादा होंगे, बिकॉज यू आर सॉल्विंग ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स जो मेजॉरिटी वेबसाइट्स में आती। दिस इज नोन एज द कोर वेब वाइटल्स। अगेन एज आई सेड, कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो यूजर के पेज एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं। प्लीज ये तीन फैक्टर्स लिख लो। Guys, please note this down and let me know when done. And when I say note it down, please do it because some things are extremely important.
Guys, done. Okay. ये सारा पार्ट किसी को कोई डाउट है that I need to explain again? Okay. Now let's come on to search engine ranking factors. Okay. What are search engine ranking factors? अभी हमने पढ़ा था कि search engine ranking factors क्या होते हैं. Search engine ranking factors are basically what? Factors होते हैं ये समझने के लिए कि आपकी जो कोई वेबसाइट है वो किस बेसिस पे सबसे ऊपर आएगी. That is known as search engine ranking factors. तब ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. अब आप बोलोगे बहुत सारे वेबसाइट्स ये सब फॉलो करती हैं बट बहुत सारी वेबसाइट्स नहीं फॉलो करते हैं. Since screen is not shared, abhi it's not visible. We'll have to give it some time. Now, search engine ranking factors क्या होते हैं? Basically, search engine ranking factors वो होते हैं जो help करते हैं anybody. That helps anybody with understanding a simple thing कि कौन सी वेबसाइट क्यों रैंक करेगी, किस वजह से रैंक करेगी, एंड अगर वो रैंक करेगी तो क्या होगा और क्यों रैंक करेगी. Okay. Can you see the screen? सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर्स सबसे पहले आती है कंटेंट कैटेगरी. आई क्लियरली मेंशन्ड इट बिफोर. कंटेंट इज किंग. यू हैव टू मेक श्योर योर कंटेंट इज वेरी वेल रिटन. आर्टिकल्स जो हैं वो सारे ओरिजिनल हैं, चैट जीपीटी जनरेटेड नहीं है. राइट. तो अगेन एज आई सेड कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. कंटेंट की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप कोई नॉर्मल पैराग्राफ भी लिख रहे हो तो वो यूजर के किसी ना किसी क्वेश्चन को आंसर करना होना चाहिए. बिकॉज nowadays everybody wants answers to their questions and not just कोई simple random paragraph. Therefore, whenever you are writing content, it's very important that आपकी content की quality should be very well written. They should be original articles. They should be original and authentic content. Chat GPT content, duplicated content नहीं होना चाहिए. It should be authentic content. सबको समझ में आया? Always know that content is king. अगर content नहीं है one way or the other आप कभी rank नहीं कर पाओगे. And content is a reason why a lot of websites are ranking and why a lot of websites are not ranking just because of content. बाकी सारी चीजें सब कर लेते हैं but content not everybody can do. Coming on to keywords.
व्हाट आर कीवर्ड्स? हमको पता है कि हमको कीवर्ड्स डालने होते हैं बिकॉज कीवर्ड्स क्या करते हैं, कीवर्ड्स हमारी वेबसाइट को ऊपर आने में हेल्प करते हैं, राइट? कीवर्ड्स हमारे वेबसाइट को ऊपर आने में हेल्प करते हैं। तो हमारे से हम तो कीवर्ड्स हमको कैसे यूज करने हैं, हमारे टाइटल्स और हेडिंग्स में, हमारे कंटेंट में कीवर्ड्स अच्छे से यूज होने चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने जबरदस्ती कीवर्ड को ना कहीं भी यूज कर दिया या कीवर्ड स्टफिंग कर दी। कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है? कीवर्ड स्टफिंग इज व्हेन जब हम कीवर्ड को ऐसे ही कहीं भी यूज कर देते हैं जबरदस्ती, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसको यहाँ यूज करना चाहिए नहीं। तो जब आप कीवर्ड्स अच्छे से टाइटल और हेडिंग्स में टारगेट करके यूज करते हो तो हेल्प करता है गूगल को अंडरस्टैंड करने में कि टॉपिक क्या है, राइट? इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो टारगेटेड कीवर्ड्स हैं वो अच्छे से यूज्ड हो, दे आर नॉट जस्ट स्टफ्ड एंड नॉट स्पैम्ड। Then next coming to backlinks. Now, these are some things I know हम discuss कर चुके हैं, but it's very important to see all of the factors at once. Backlinks क्या होती हैं? Again, as we discussed, जब कोई एक वेबसाइट किसी दूसरे वेबसाइट को के बारे में बात करके उस पर लिंक देके यूजर को दूसरे वेबसाइट पे लेके जा रही है, दैट इज नोन एज बैकलिंक्स। जितने ज्यादा बैकलिंक्स आपके वेबसाइट के होते हैं, बैकलिंक्स का मतलब ये है कि उतने लोगों ने आपकी वेबसाइट के लिए वोट करा है कि हाँ यार ये वेबसाइट अच्छी है, ये वेबसाइट रिलायबल है। तो जितने ज्यादा बैकलिंक बनेंगे आपकी वेबसाइट से, उतना ही ज्यादा आपकी वेबसाइट होगी ट्रस्टवर्दी, उतनी ही ज्यादा आपकी वेबसाइट वुड गेन पीपल, उतनी ही ज्यादा योर वेबसाइट वुड गेन ट्रैफिक। लेकिन बैक लिंकिंग भी आप जो वेबसाइट पे कर रहे हैं वो भी अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्पैम वेबसाइट्स पे जाके एंड उस पे यू आर जस्ट डूइंग बैक लिंकिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग बैक लिंक्स, जबकि वो दीज आर स्पैम वेबसाइट्स, कोई दूसरी छूटी हुई वेबसाइट्स हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। अगर यू आर डूइंग बैक लिंक्स ऑन सच वेबसाइट्स, रैंक अप आने की जगह रैंक डाउन जाएगी। So you have to make sure that you're getting backlinks on a lot of website, but those should be good websites as well. These should not be spam websites, some game websites or whatever, क्योंकि उससे आपकी credibility और trust down जा रहा है. So till now we have seen content quality, keywords and backlinks. Anybody has any doubts or questions? You can post unique content again and again on the same website with different link and content, yes, but it should be unique. ऐसा नहीं है वो मैच होना चाहिए या बस unique के नाम पे repetitive है। If it's literally unique, yes you can, but उसके लिए you would need a lot of IDs and passwords because हर website पे it needs a new ID for you to put or post content. Okay. Moving on to technical SEO. I've already told इसमें you would need a developer.
but you should still know the theoretical terms of for it, so that you know कि आपको अपने डेवलपर को बोलना क्या है. बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको अपने डेवलपर को बोलना क्या है, you won't be able to make him understand or check what have he done. So टेक्निकल एसईओ में आता है फास्ट लोड स्पीड, मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट जो वेबसाइट है वो लोड जल्दी होनी चाहिए और मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी होनी चाहिए. इससे क्या होता है कि यूजर्स के लिए इजी हो जाता है, उनको पीसी की जरूरत नहीं है, उनको दूसरे वेबसाइट पे नहीं जाएंगे. तो टेक्निकल एसईओ इज समथिंग जिसमें आता है कि वेबसाइट जल्दी लोड होनी चाहिए, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए. देन वी कम टू यूजर एक्सपीरियंस. अब यूजर एक्सपीरियंस का मतलब है कि कोई भी यूजर का एक्सपीरियंस कैसा है आपके वेबसाइट पे, यानी कि वो कितनी देर आपके वेबसाइट पे रुकता है, या फिर वेबसाइट लोड होने से पहले ही चला जाता है. बाउंस रेट क्या होता है? बाउंस रेट का मतलब है कि अगर कोई भी यूजर की वेबसाइट लोड होने से पहले ही चला जाता है, दैट इज नोन एज बाउंस रेट. एक बात समझो, जितना ज्यादा यूजर आपके वेबसाइट पे रुकेगा उतना ही ज्यादा वो अच्छा है. दैट मीन्स आपको अपने वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस इतना अच्छा करना पड़ेगा कि यूजर ज्यादा से ज्यादा टाइम रुके, वो लोड होने से पहले ही नहीं चला जाए. Okay, Arshi has a question. So suppose I post 5 blogs. Yes, all those 5 links would be counted, but वो सारे links अलग होने चाहिए, same नहीं होने चाहिए. They should be all different links. क्योंकि but because एक साथ if you're going to do that, वो spam हो जाएगा. Okay. किसी और के कोई डाउट्स है तो प्लीज आई वेट फॉर अ मिनट एंड चैट बॉक्स में पुट कर दो, एल्स वी विल मूव फॉरवर्ड. Okay, let's move forward. Then the last 2 points में first we have mobile optimization, यानी कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होनी चाहिए. ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो पीसी से ज्यादा फोन्स और टैबलेट्स पे काम करनी चाहिए, बिकॉज 95 to 99% यूजर्स जो आते हैं वो मोबाइल के थ्रू आते हैं. सो दैट इज वाइज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो वेबसाइट है वो वेरी नाइसली शुड बी मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड. देन लास्ट, कभी भी आपने देखा है कोई भी वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल हम इस वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे दिस HTTPS रिटन. इस HTTPS का मतलब क्या होता है कि ये एक सिक्योर साइट है, राइट? जो भी वेबसाइट HTTPS यूज नहीं करती, दैट मीन्स दैट वेबसाइट इज नॉट सेफ, राइट? सो व्हेन अ वेबसाइट इज नॉट सेफ, Google is going to not rank it. That is why it is very important कि HTTP आपकी वेबसाइट के पास, यानी कि आपकी वेबसाइट शुड बी HTTPS. Any doubts? First we saw content quality. Content is king. I'm repeating it again and again. Content should be very nice.
उसके बाद we have keywords. Keywords should be properly used. They should not be stuffed. They should be properly used specifically in headings and titles. Then backlinks. Backlinks, you should have a lot of backlinks from reputable websites. Then is technical SEO. Technical SEO में the website should load fast. It should have a mobile friendly design. User experience में user should spend more and more time on website. Mobile optimization की एक responsive design होनी चाहिए. And then secure website is when जब आपकी वेबसाइट के पास HTTP होना चाहिए. अगर HTTPS नहीं है तो गूगल आपकी वेबसाइट को नहीं दिखाएगा. Guys, please एक बार इसको पढ़ लो and let me know if there are any doubts. Guys, if you're not saying anything, तो please आप खुद को म्यूट कर दो. सबने देख लिया. Shall we move forward? Okay, we have completed module 1. We have completed module 2. Now we will be going towards module 3 with what is keyword research and content strategy. Okay. Keyword research क्या होती है? Very simple. Keyword research is the process through which you find keywords which are relevant to your website that you can use to rank your website. Now, the keywords जब आप use करते हो to rank your website, it is very important कि वो keywords relevant हो. Also, keywords are what that help you in understanding कि आपके वेब कि लोग क्या सर्च करें जब आपकी वेबसाइट आए. So keywords is the very basic part of it. Keywords is very important.
अगर आपने कीवर्ड रिसर्च ढंग से नहीं करी है तो इट्स नॉट गोइंग टू मेक सेंस. Now let's see how do we do a keyword research. What we'll do is we will go to keyword planner. Now this is by Google. It is absolutely free of cost. You just have to make an account and nothing else. Google keyword planner is free of cost. आपको कुछ नहीं करना है इसमें. You don't have to do anything. All that you have to do is you have to go to a new tab and जैसे मैंने टाइप किया था Google keyword planner, you have to type that. And the first only you will find your campaign keywords with keyword planner. We'll go to visit keyword planner. This is how your keyword planner would look. अब हमको क्या करना है, हमको न्यू कीवर्ड डिस्कवर करने हैं अपने वेबसाइट के लिए. सो वील क्लिक ऑन डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स. नाउ यू हैव टू ऑप्शन. या तो आप कुछ कीवर्ड्स डाल दो या फिर आप इसको एक वेबसाइट दे दो जिसके कीवर्ड इसको निकालने हैं. लेट्स से मुझे इस वेबसाइट के लिए करने, दिस इज नॉट अ स्किन केयर वेबसाइट, इट इज स्किन केयर ब्रांड, राइट. तो हम क्या करेंगे, वील टेक सम कॉमन कीवर्ड्स. स्किन केयर फॉर वुमेन, स्किन केयर फॉर मेन. यू कैन टेक अप टू 10 कीवर्ड्स यहाँ पे. एंड यहाँ पे जो आप कीवर्ड्स लोगे उससे रिलेटेड आपको दूसरे कीवर्ड्स वो दिखाएगा. नाउ यू कैन चूज कि आपको ओवरऑल इंडिया के लेने हैं या यू जस्ट हैव टू टेक फॉर अ स्पेसिफिक लोकेशन, लेट्स से मुंबई. एंड यू कैन क्लिक ऑन टू गेट रिजल्ट्स. राइट. अब यहाँ पे ये वो दो कीवर्ड्स हैं जो हमने इसको प्रोवाइड किए थे और ये उसके आइडियाज हैं जो उसने हमको प्रोवाइड किए हैं. यू सी देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज. तो व्हाट डज इट मीन्स एवरेज मंथली सर्चेस का मतलब क्या है? एवरेज मंथली सर्चेस का मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज कितने लोग, कितने यूजर्स इन कीवर्ड्स को, कितने लोग इन कीवर्ड्स को सर्च करते हैं एक महीने में, राइट. 3 मंथ चेंज का मतलब क्या है कि 3 महीने में इन कीवर्ड्स में क्या चेंज आया है. प्लस 910%, 900% मतलब 900% से अब इसका लोगों का वो गया है. कंपटीशन मतलब हाई कंपटीशन, यानी कि ये जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड क्या है, कंपटीशन का मतलब क्या है कि एक जो कीवर्ड है वो कितना कॉम्पिटिटिव है. हाई का मतलब है कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस कीवर्ड पे अपने अपने वेबसाइट्स को रैंक कराना चाह रहे हैं. एंड व्हेन there are tons of people who want to rank their website on the same keyword, that is known as a highly competitive keyword. जब भी कोई भी हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड होता है तो अगर हमने सिर्फ एसईओ स्टार्ट ही करा है तो हम और पानी उसको भरो। ट्राई करते हैं कि उसको हम नहीं लें. द पर्सन विद द नेम आईफोन, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो. थैंक यू. सो जब भी हम अपना सिर्फ एसईओ स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर जस्ट वी आर जस्ट स्टार्टिंग आउट. वी करेंटली
हैवंट डन इट, हमारी वेबसाइट न्यू है, तो हम ट्राई करते हैं कि नए हम ऐसे कीवर्ड्स ना लें जिनका हाई वॉल्यूम है, बिकॉज इफ देयर इज अ हाई वॉल्यूम, जिनका कंपटीशन हाई है, उनको हमको रैंक करने में प्रॉब्लम आएगी। वाई यू ट्राई कि हम हाई कॉम्पिटिटिव वाले कीवर्ड्स नहीं लें जब तक हमारी वेबसाइट कुछ मीडियम कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे या लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे रैंक करना नहीं शुरू करती है। तीन तीन टाइप के होते हैं कंपटीशन, हाई, लो एंड मीडियम। हाई इज वेरी कॉम्पिटिटिव, मीडियम इज moderately competitive, and low is not at all competitive. So you also have to make sure that जो आपका कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स है, व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट एसईओ, जब बिल्कुल बेसिक कर रहे हो, तो यू आर टेकिंग एकदम keywords which are either lower, medium and not high. The top of the page and low and high range, ये हमको गूगल एड्स में काम आएगी, so this we won't study that. Now हमने ये जो कीवर्ड रिसर्च कर लिया है, हम क्या करेंगे, we are going to download it into Google Sheets. I will name it that skincare keyword, and you can do it accordingly. ये रिपोर्ट पूरी प्रिपेयर कर रहा है, एंड ये आपको ये पूरी लिस्ट गूगल शीट में एक्सपोर्ट करके दे देगा. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. Now you see it is downloaded, so you can just do open the sheet, and it will be open in an entirely new sheet. यहाँ पे the currencies coming in INR. यहाँ पे सबके मंथली सर्चेस, वहां पे क्या आ रहा था, इतने के मिनिमम और मैक्सिमम आ रहे थे. यहाँ पे क्या हुआ, उसने आपको एग्जैक्ट नंबर दे दिया कंपटीशन. अब हम क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू एडिट दिस. These two columns, 3 month search, year over year change, नहीं काम किए, we'll delete. Top of page and all of that we'll delete. जो हमारे काम के हैं, that is keyword, average monthly searches, competition and की इसका index value. You can remove this one as well. सिर्फ ये चार हैं जो हमारे सबसे ज्यादा काम के. अब जिनकी भी 50 वैल्यू है, उन सबको हम हटा देंगे. वाई? बिकॉज इफ ओनली, अगर हमारे पास ऐसे कीवर्ड्स हैं जो लेट्स से 5,000 बार सर्च हुए हैं, या ऐसे कीवर्ड्स हैं जो 500 बार सर्च हुए हैं, तो हम 50 और 0 वैल्यू वाले क्यों लेंगे? बिकॉज सिर्फ 50 लोग सर्च करेंगे, और 50 लोग जब सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट पे 50 में से मुश्किल से 5 लोग आएंगे. दैट डजंट मेक सेंस. सो वी वुड रिमूव ऑल जो भी 100 के नीचे है. Right? Accordingly, Arshia, I think I'm already answering your question that you are going to remove जो भी 100 के नीचे वाले हैं. Again, जिनका भी कंपटीशन अननोन है, ये भी हमारे किसी काम के नहीं है, बिकॉज until and unless हमको उनका कंपटीशन पता है, we cannot use them. ऐसे करके you have to filter out जितने भी ये हैं, ऐसे करके you have to filter out all of these, एंड फिर उसमें से आपके जो लेट्स से ये कोई अदर ब्रांड है, इसका हम कीवर्ड नहीं लेंगे, तो इसको हम डिलीट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, एक एक करके यू हैव टू फिगर आउट कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं है, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द टॉप 10 वंस कि कौन से आपके काम के हैं. सो व्हाट इज द असाइनमेंट दैट यू हैव टू डू. कोई भी 3 वेबसाइट के लिए यू हैव टू डू कीवर्ड रिसर्च, और उसके लिए टॉप 15 कीवर्ड्स निकाल के लेके आने हैं. कंपटीशन हाई, मीडियम, लो कुछ भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट मेक श्योर दैट देयर आर 15 कीवर्ड्स जो यू हैव टू मेक श्योर दैट जो भी 15 कीवर्ड्स हैं, उनका कंपटीशन कुछ भी हो, बट इट शुड बी हाईली रेलेवेंट टू द नेचर ऑफ बिजनेस जो वी आर डूइंग.
Please let me know if there's any doubt. Any, okay, so you have to take any 3 websites. उसके लिए you have to do keyword research. एंड वो कीवर्ड रिसर्च जैसे ये पूरी शीट आएगी, उसमें से आपको फिगर आउट करने हैं 15 कीवर्ड्स जो उस वेबसाइट के लिए हाईली रेलेवेंट होंगे। कंपटीशन कुछ भी हो, हाई लो मीडियम, कीवर्ड्स रेलेवेंट होने चाहिए और सर्च वॉल्यूम अच्छी होनी चाहिए। सबको असाइनमेंट क्लियर है गाइस? मिथिलेश, ऑल दैट यू हैव टू डू इज 3 वेबसाइट लेना, जैसे मैंने एक ही वेबसाइट ली, आप कोई भी और वेबसाइट ले सकते हो। उसके लिए हमने जैसे ये कीवर्ड रिसर्च करी, इसको पूरी करना, ये शीट निकलेगी, इस शीट को पूरा फिल्टर आउट करना और 15 हाईली रेलेवेंट कीवर्ड्स को अपने शीट में लेके आना। हमने ये प्रोसेस एक वेबसाइट के लिए करी है, आपको 3 वेबसाइट के लिए करनी है। एंड आई जस्ट नीड 15 फाइनलाइज कीवर्ड्स। सारे इसमें कुछ 2000 कीवर्ड्स कुछ निकलेंगे, सारे जंक कीवर्ड्स को रिमूव करके आई जस्ट नीड 15 कीवर्ड्स तो हाईली रेलेवेंट है। When you go to keywords, जहाँ पे आपका ये पूरा आया था, यहाँ पे there is an option of downloading. You would see this option. अगर इफ यू हैव माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आप सीएसवी में डाउनलोड कर लो, इफ नहीं तो आप गूगल शीट्स को क्लिक करोगे, यू गिव इट अ फाइल नेम, जैसे मैंने दिया था स्किन केयर कीवर्ड्स, you download it, it's going to prepare it. You have to open sheet and you'll have everything here, no problem. Anybody has any doubt? Google Keyword Planner, not Google Ads. This is Google Keyword Planner. You have to open a new tab. You need to type Google Keyword Planner. And once you have Google Keyword Planner, you have to follow the same process that we did earlier. हो जाएगा वो लोड. It already had happened before. So you can check the recording of how I did it and you can do it.
अब किसी को और कोई डाउट है अंडर असाइनमेंट तो बताओ। बॉयज आगे बढ़े। ओके, नंबर वन, आई वांट सबके असाइनमेंट्स टू बी completed on Saturday. Saturday को I want everybody to share their screens and show the assignment. I'm not going to take कि नहीं हुआ because you would have entire week to do it. So I'm hoping I'll get the assignments. Okay. Now, since we are towards the end of the session, तो एक बार जो भी हमने आज करा है उसको सब हम रिवाइज कर लेते हैं। We started with search engine algorithms. Algorithms क्या होती हैं? रूल्स जिसके थ्रू पेज रैंक करने में हमको हेल्प होती है। फिर हमने कुछ अपडेट्स के बारे में बात करी थी। कि कौन सी अपडेट्स आई थी और क्या हुआ था। द अपडेट्स वर पांडा, पेंगुइन, हमिंग बर्ड, रैंक ब्रेन, बर्ड, हेल्पफुल कंटेंट। पांडा में इट फोकस्ड ऑन कि डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। पेंगुइन में इट फोकस्ड ऑन कि स्पैम, हर सेंटेंस में एक लिंक रिपीट नहीं हो रही है। इट शुड नॉट हैव जस्ट लिंक्स लिंक्स एंड लिंक्स। तो इट शुड नॉट बी, इट वाज ऑल अबाउट कि लिंक स्पैम नहीं करना है। Then it was about Hummingbird. Hummingbird talked about semantic search. Then 2015 रैंक ब्रेन। अब एआई हमारे लाइफ में अभी आया है बट गूगल के लिए वो काफी पहले आ चुका था। सो रैंक ब्रेन इज कि रैंक ब्रेन ने गूगल को एक ब्रेन दिया जिससे इट वाज एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट टर्म्स इन जो भी हम सर्च कर रहे हैं उसमें। फिर आती है बर्ड अपडेट। बर्ड अपडेट ने क्या किया था? बर्ड अपडेट ने गूगल को हेल्प किया था समझने में। पहले क्या करता था? पहले वो सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पकड़ता था, सिर्फ कीवर्ड्स को पकड़ता था और उन्हीं के बेसिस पे सर्च रिजल्ट शो करता था। लेकिन विद बर्ट अपडेट उसने क्या किया था कि बर्ट अपडेट के साथ व्हाट इट डिड वाज कि वो पूरा सेंटेंस समझने लग गया था वर्ड बाय वर्ड, जिससे क्या हो गया था कि इट वाज एबल टू गिव अस मोर बेटर आंसर्स। उसके बाद आया हेल्पफुल कंटेंट। सो एज वी ऑल नो 2022 के अराउंड वी गॉट टू नो अबाउट चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ने स्टार्ट कर दिया था कंटेंट देना, इसके लिए एवरीबडी स्टार्टेड यूजिंग एआई फॉर कंटेंट। लेकिन गूगल ने क्या करा? गूगल ने एक अपडेट निकाल दी हेल्पफुल कंटेंट, जिसमें उसने क्या बोला कि मुझे एआई रिटर्न कंटेंट नहीं चाहिए। मुझे वो कंटेंट चाहिए जो किसी ह्यूमन ने लिखा है। मुझे वो कंटेंट चाहिए जो हेल्पफुल है। मुझे वो कंटेंट चाहिए जो पर्सनलाइज्ड है। मुझे जेनरिक कंटेंट, एआई का लिखा हुआ कंटेंट मुझे नहीं चाहिए। सो चैट जीपीटी आया तो सही, बट उस गूगल ने क्या किया कि उसने अपना एक अपडेट लॉन्च कर दिया कि मुझे फिर भी ह्यूमन रिटन कंटेंट ही चाहिए, नो मैटर एआई टूल्स हैं या नहीं है। एनी डाउट्स विद द अपडेट्स? Guys, any doubts with the updates? Then moving forward to core web vitals. core web vitals क्या था? core web vitals वो फैक्टर्स थे जो गूगल कंसिडर करता था एक पेज के ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस के लिए।
उसका ये मानना था कि अगर एक पेज पे ये तीनों फैक्टर्स कंप्लीटेड हैं, फुलफिल्ड हैं, तो वो पेज का यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और वो पेज रैंक होने के काबिल है या रैंक हो सकता है अच्छे से। सबसे पहला की मैट्रिक्स क्या था? एलसीपी, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज। एलसीपी में क्या था कि जो आपका मेन कंटेंट है वो कितनी जल्दी लोड होता है। एलसीपी, एफआईडी, सीएलएस, ये हम देख सकते हैं गूगल पेज स्पीड इंसाइट से। गूगल पेज स्पीड इंसाइट्स पे हम किसी और वेबसाइट का देख सकते हैं, बट हमको अगर अपनी वेबसाइट का देखना है तो वी हैव टू सी इट ऑन गूगल सर्च कंसोल। नाउ व्हाट इज गूगल सर्च कंसोल, दैट वील स्टडी लेटर। अब एलसीपी, एफआईडी और सीएलएस के अलग अलग मेट्रिक्स थे। जैसे एलसीपी के लिए गूगल ने बोला था कि जो मेन कंटेंट है वो 2.5 सेकंड्स के अंदर अंदर लोड हो जाना चाहिए, नो मैटर व्हाट हैपेंस। देन फर्स्ट इनपुट डिले में उसने बोला था कि 100 ms से पहले पहले जो एक यूजर है वो आपके पेज के साथ इंटरेक्ट कर जाना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 ms उसको हो चुके हैं आपके वेबसाइट पे, तब भी अभी तक वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है। इंटरेक्ट का मतलब या तो वो कुछ क्लिक करे, या तो वो कुछ स्क्रॉल करे, मतलब वो कुछ तो भी एक्टिविटी करे आपके वेबसाइट के साथ, वो कुछ तो भी इंटरेक्ट करे, राइट। एंड देन वी कम ऑन टू सीएलएस। व्हाट इज सीएलएस? कि जो आपका पेज है वो विजुअली स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी भी यूजर ने एक चीज पे क्लिक किया और क्या होता है कि वो चीज जो है वो एलिमेंट गायब हो जाता है, या वो जो कंटेंट है उसके नीचे का वो गायब हो जाता है, या लेआउट पेज का शिफ्ट हो जाता है, रीलोड हो जाता है। नहीं, इफ अ यूजर इज क्लिकिंग ऑन समथिंग थ्रू मोबाइल तो वो वहीं रहना चाहिए। इट शुड नॉट, पेज में एक विजुअल स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। ये क्या थे? ये कोर वेब वाइटल्स अपडेट के 3 मैट्रिक्स थे, और ये जिन जो भी ये फॉलो नहीं कर रहे थे उन सब की रैंकिंग डाउन आ गई। एंड अपनी रैंकिंग वापस अप करने के लिए यू हैड टू मेक श्योर कि ये तीनों की मैट्रिक्स फॉलो हो रहे हैं। नेक्स्ट हमने देखा था सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर्स। सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर्स क्या थे? सबसे पहले कंटेंट क्वालिटी, देन वेल रिट कंटेंट क्वालिटी। बार बार आई एम कीप सेइंग इट। कंटेंट क्वालिटी में क्या होता है कि जो भी आपका कंटेंट है वो ओरिजिनल रिटर्न होना चाहिए। इट शुड नॉट बी जीपीटी जनरेटेड, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। सो कंटेंट क्वालिटी बहुत टॉप नॉच होनी चाहिए। कीवर्ड्स, बैकलिंक, टेक्निकल एसईओ ये सब चलता रहेगा, बट ये सब और एक बार हो भी जाएगा तो वापस करने की जरूरत नहीं है। बट इफ वी टॉक अबाउट कंटेंट, सो कंटेंट जो है दैट इज समथिंग जो वेबसाइट पे हर महीने जाता रहेगा, दैट इज समथिंग जो वेबसाइट पे हर हफ्ते जाता रहेगा, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कंटेंट है इट शुड बी वेरी वेल रिटन, दे शुड बी ओरिजिनल आर्टिकल्स एंड नॉट डुप्लीकेट कंटेंट। Then next we have keywords. Keywords should be properly targeted in titles and headings. They should not look like कि जो keywords हैं they are stuffed या उनको spam किया गया है. They should be targeted keywords. Then backlinks. Backlinks क्या है कि backlinks आपको दूसरे वेबसाइट से Google, okay, Arshia, I'll answer. Hold on. So backlinks भी you should need to get from good website. Technical SEO, user experience, mobile optimization, technically same thing. कि जल्दी लोड होना चाहिए, यूजर शुड स्पेंड मोर टाइम ऑन द वेबसाइट, और जो डिजाइन होनी चाहिए वो मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए। देन लास्ट इज कि जो वेबसाइट है दैट शुड यूज सिक्योर वेबसाइट, यानी कि HTTPS सर्टिफिकेट होना चाहिए। इफ देयर इज नो HTTPS सर्टिफिकेट देन इट शुड बी okay. So then you have to make sure that you should have HTTPS certificate for your website. Then we did keyword research, जिसका assignment I have shared.
Now, Arshia, Google Ads is asking to create a campaign. No, you have to create an account. Whatever problem you are having, उसको please मुझे screen record करके भेजो on WhatsApp and I'll help you out with it. Guys, anybody has any questions? Please just so questions हैं chat box में डाल दो. Okay, so we'll end the class here. Please make sure that you are doing your assignments and we'll meet on next Saturday. Thank you guys. Bye-bye.